नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में सेक्स को लेकर सोच बदली है। डॉक्टर एलेक्स कम्फर्ट की द जॉय ऑफ सेक्स। जी, हमारे पास इस किताब का एक बहुत ही डिटेल्ड हिंदी सारांश है और आज हमारा इरादा सिर्फ इसके पॉइंट्स दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है उसकी गहराई में उतरना है। बिल्कुल, क्योंकि इस किताब का मकसद ही यही था, सेक्स से जुड़ी जो शर्म है, जो झिझक है, उसको हटाना। हाँ। ये इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया की तरह नहीं देखती, नहीं। बल्कि एक कला, एक अनुभव और दो लोगों के बीच एक बहुत गहरे भावनात्मक रिश्ते के रूप में देखती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े विचार से ही शुरू करते हैं। जब हम सेक्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या दिमाग में आता है? फिजिकलिटी, है ना? बिल्कुल, शारीरिक क्रिया, तकनीक, परफॉर्मेंस, यही सब। पर ये किताब तो इस पूरी सोच को जैसे सिर के बल खड़ा कर देती है। हाँ, पूरी तरह से पलट देती है। इसका जो सबसे बुनियादी तर्क है वो ये है कि सेक्स असल में शरीर का नहीं, बल्कि संवाद का मामला है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है। किताब का नजरिया ये है कि सेक्स अपने आप में एक भाषा है। एक भाषा। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, स्पर्श की, चाहत की, शरीर की। और जैसे हर दो लोगों की बातचीत अलग होती है, वैसे ही हर जोड़े की ये भाषा भी अनोखी होती है। इसीलिए कंफर्ट इस विचार को सिरे से खारिज करते हैं कि सेक्स करने का कोई एक सही तरीका या कोई फॉर्मूला हो सकता है। मतलब ये कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना है। बिल्कुल नहीं, ये एक खोज है जिसे साथ मिलकर करना होता है। वाह, ये एक खोज है। ये सुनते ही सारा प्रेशर हट जाता है। बिल्कुल। तो अगर ये एक खोज है तो इस खोज का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? मुझे लगता है किताब का जवाब कई लोगों को चौंका देगा। क्या? वो कहती है कि सबसे अहम हिस्सा फोरप्ले है, अंतिम क्रिया नहीं। हाँ, और ये बात आज भी उतनी ही रेवोल्यूशनरी है। ये तो पूरी धारणा को ही बदल देता है। मतलब जो हिस्सा हम अक्सर जल्दी में निपटा देते हैं, या जिसे सिर्फ एक वार्म अप मानते हैं। हाँ, किताब के हिसाब से वही नींव है। बिल्कुल, और इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो फोरप्ले दिमाग को दिन भर के तनाव से निकालकर उस पल में लाता है। ओके। वो परफॉर्मेंस की चिंता को कम करता है और विश्वास को बढ़ाता है। और शारीरिक तौर पर? शारीरिक तौर पर यह शरीर को आने वाले अनुभव के लिए धीरे धीरे तैयार करता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, जितना लंबा फोरप्ले उतना गहरा अनुभव। तो ये सिर्फ वार्म अप नहीं है, ये मेन कोर्स का हिस्सा है। और ये दिलचस्प है क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद यही वो चीज है जिसे लोग सबसे पहले छोड़ देते हैं। समय नहीं है, ये एक आम बहाना होता है। सही बात है। तो क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है कि इसे प्राथमिकता कैसे दी जाए? हाँ, वो इसी बात पे जोर देती है कि फोरप्ले सिर्फ बेडरूम में शुरू नहीं होता। अच्छा। वो दिन भर की छोटी छोटी बातों से बनता है। एक तारीफ, एक प्यार भरा मैसेज, हाथ पकड़ लेना, ये सब उस भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखता है। मतलब ये एक मानसिकता है, किसी चेकलिस्ट की तरह नहीं। बिल्कुल। और फोरप्ले का मतलब भी सिर्फ किसिंग या स्पर्श नहीं है। बातें करना, एक दूसरे की आंखों में देखना, गले लगाना या बस साथ में हंसना। ये सब भी फोरप्ले का हिस्सा है। हाँ, ये वो जमीन है जहां इंटीमेसी यानी वो जो अपनापन है वो उगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। मान लीजिए फोरप्ले के लिए मानसिकता बना भी ली, पर अगर इच्छा यानी डिजायर ही ना हो तो? एक आम धारणा है कि इच्छा तो बस अपने आप आ जाती है। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे किताब तोड़ती है। डॉक्टर कंफर्ट साफ कहते हैं कि इच्छा कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। अच्छा। खासकर लंबे रिश्तों में इच्छा को अक्सर जगाना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है। ये हमेशा स्वाभाविक रूप से नहीं आती। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत सामान्य है। तो फिर सवाल यह है कि इसे कैसे जगाया जाए, खासकर जब दिन भर की थकान और तनाव हो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? किताब इसके लिए बड़े व्यवहारिक तरीके बताती है। पहला है माहौल। माहौल जैसे? एक साफ सुथरा आरामदायक कमरा, धीमी रोशनी, शायद कोई हल्का संगीत या सुगंध। ये चीजें दिमाग को संकेत देती हैं कि अब आराम का समय है। ओके। दूसरा, जैसा हमने कहा, दिन भर के छोटे छोटे प्रयास। रिश्ते को सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि चाहत के लिए भी सींचना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है मानसिक स्थिति। अगर दिमाग कहीं और उलझा है तो शरीर कभी पूरी तरह साथ नहीं देगा। सही बात है। इसीलिए किताब का एक सबसे शक्तिशाली संदेश है, सेक्स दिमाग से शुरू होता है, शरीर बाद में जुड़ता है। आपने दिमाग की बात की जो बहुत जरूरी है, पर इसका दूसरा पहलू भी तो है शरीर। क्या ऐसा नहीं है कि कई बार हम अपने या अपने पार्टनर के शरीर को ही ठीक से नहीं समझती? यह एक बहुत ही जरूरी बिंदु है।
किताब कहती है कि बेहतर सेक्स का सफर अपने शरीर को जानने से शुरू होता है। अपने शरीर को? हाँ, ये समझना कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरह का स्पर्श सुख देता है, और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग तरह से काम करता है। कैसे? पुरुषों के लिए अक्सर माना जाता है कि सेक्स पूरी तरह से शारीरिक है, लेकिन कंफर्ट का तर्क है कि जब तक वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते, उनका अनुभव अधूरा रहता है। और महिलाओं के मामले में तो ये और भी ज्यादा गहरा है ना? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। हाँ, किताब समझाती है कि महिला शरीर, खासकर क्लिटोरिस, बेहद संवेदनशील है, लेकिन उसे जगाने के लिए सिर्फ शारीरिक स्पर्श काफी नहीं है। तो फिर और क्या चाहिए? महिलाओं के लिए मानसिक आराम और भावनात्मक सुरक्षा सबसे पहले आती है। अच्छा। जब तक एक महिला सुरक्षित, सम्मानित और चाही हुई महसूस नहीं करती, उसका शरीर पूरी तरह से खुर नहीं पाता। उसकी उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ती है और उसे ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। जल्दबाजी यहाँ सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब आराम और सुरक्षा सबसे पहले है। हमेशा। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पोजीशंस को लेकर। ओके। अक्सर मीडिया और पोर्नोग्राफी के असर में लोग इसे सिर्फ वैरायटी या एक्रोबैटिक्स की तरह देखते हैं। क्या किताब का नजरिया इससे अलग है? बिल्कुल अलग। द जॉय ऑफ सेक्स पोजीशंस को किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह देखती है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, आपसी आराम और आनंद को बढ़ाना। अच्छा। किताब कुछ पोजीशंस के खास फायदों पर बात करती है, जैसे मिशनरी पोजीशन, जिसमें आप एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, किस कर सकते हैं। तो इसमें भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा। और दूसरी पोजीशंस के बारे में क्या, जैसे वुमेन ऑन टॉप? वुमेन ऑन टॉप महिला को नियंत्रण देती है। वो अपनी गति और गहराई तय कर सकती है, जिससे उनके लिए ऑर्गेज़म तक पहुंचना ज्यादा आसान हो सकता है। फिर साइड बाय साइड पोजीशन है, जो बहुत आरामदायक और स्नेह से भरी होती है, खासकर जब दोनों थके हुए हों। और सीटेड पोजीशंस का भी जिक्र है। जी, जिसमें आलिंगन और नजदीकी पर जोर होता है। पर इन सब के बाद किताब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती है। क्या? बेस्ट पोजीशन वही है जो दोनों को आराम और आनंद दे। कोई पोजीशन बेहतर या बदतर नहीं है। ये बात उस बाहरी दबाव को कम करती है जो कई लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। और दबाव की बात चलिए तो चलिए उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दबाव पैदा करता है, खासकर महिलाओं के लिए, ऑर्गेज़म। ऑर्गेज़म। किताब इस मिथक को तोड़ती है कि ये कोई बटन है जिसे बस दबाना होता है। ये किताब का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। वो महिला ऑर्गेज़म को एक मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में समझाती है। एक प्रक्रिया? हाँ, जिसके कई चरण हैं। पहला, दिमाग में सुरक्षा का एहसास। ओके। दूसरा, धीमी और लगातार उत्तेजना, खासकर क्लिटोरिस की। तीसरा, सही तरह का स्पर्श। और सबसे जरूरी भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्यादा कोशिश करना असल में गलत तरीका है? बिल्कुल। ज्यादा कोशिश करने से दबाव बढ़ता है और ऑर्गेज़म और दूर हो जाता है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी लाइन है, महिलाएं तब ऑर्गेज़म करती हैं जब वे खुद को सेफ और प्यार महसूस करती हैं। वाह। ये पूरी बात का सार है। ये परफॉर्मेंस का नहीं, भरोसे का नतीजा है। और पुरुषों के बारे में क्या? किताब पुरुषों के ऑर्गेज़म और नियंत्रण पर भी बात करती है। हाँ, और बहुत संवेदनशीलता के साथ। ये बताती है कि जल्दी क्लाइमैक्स या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक बेहद आम समस्या है। और इससे लेकर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये मर्दानगी में कमी का संकेत नहीं है। किताब इसके व्यवहारिक समाधान भी बताती है, जैसे सांस पर नियंत्रण रखना, फोरप्ले को लंबा करना, ताकि शुरुआती उत्तेजना शांत हो सके। हाँ, और उत्तेजना के स्तर को पहचानना और उसे नियंत्रित करना सीखना। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, फोरप्ले, इच्छा, एक दूसरे के शरीर को समझना, आराम, ऑर्गेज़म, ये सब एक ही धागे से जुड़ी हुई लगती हैं। और वो धागा है संवाद, कम्युनिकेशन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब बार बार इसी एक बात पर लौटती है। स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है, साइलेंस किल्स सेक्सुअल हैप्पीनेस। चुप्पी सेक्सुअल सुख को खत्म कर देती है। बिल्कुल। अगर आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं? सही बात है। किस गति से आप सहज हैं, कौन सी पोजीशन आरामदायक है, कोई भी दिमाग नहीं पढ़ सकता। पर क्या सेक्स के बारे में बात करना अजीब नहीं है? कई लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। होता है, बिल्कुल होता है। क्या किताब इस बातचीत को शुरू करने का कोई तरीका बताती है? हाँ, वो सुझाव देती है कि ये बातचीत बेडरूम के बाहर शुरू की जाए, किसी शांत और आरामदायक पल में। ओके। इसे शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक साझा इच्छा की तरह पेश किया जाए। जैसे, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता और गहरा हो, चलो इस बारे में बात करते हैं। ये अच्छा तरीका है। शुरुआत में इशारों से भी बात हो सकती है, जैसे पार्टनर का हाथ पकड़कर वहां ले जाना जहां आपको स्पर्श अच्छा लगता है,
धीरे धीरे शब्दों में बात करना आसान हो जाता है। और ये संवाद सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं रहता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम ही किताब के एक और बड़े विचार पर लाता है, एक अच्छे रिश्ते और अच्छे सेक्स का गहरा संबंध। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेक्स कोई अलग थलग गतिविधि नहीं है, वो आपके रिश्ते का ही एक आईना है। आईना। हाँ, अगर रिश्ते में गुस्सा, असुरक्षा या कड़वाहट है तो उसका असर सेक्स पर दिखना तय है। लेकिन अगर रिश्ते में भरोसा, प्यार, सम्मान है तो सेक्स अपने आप में एक गहरा और आनंददायक अनुभव बन जाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक शारीरिक लेन देन नहीं रहता, बल्कि एक भावनात्मक बंधन का उत्सव बन जाता है। ठीक है, हमने अब तक काफी गंभीर बातें की हैं, लेकिन किताब का एक मजेदार पहलू भी है। वो सेक्स में मजाक और खेल की जगह पर भी बात करती है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। किताब कहती है कि लोग अक्सर सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस का दबाव बढ़ जाता है और ये दबाव आनंद को खत्म कर देता है। कंफर्ट कहते हैं कि सेक्स में हंसी, शरारत और चंचलता की पूरी जगह होनी चाहिए। इससे रिश्ते में ताजगी आती है। बिल्कुल। किताब आपको थोड़ी बेवकूफी करने की इजाजत देती है। कभी कभी साथ में हंसना सबसे अच्छा फोरप्ले हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? द जॉय ऑफ सेक्स का असली सार क्या है? इसे एक वाक्य में कैसे कह सकते हैं? अगर मुझे एक वाक्य में कहना हो तो मैं कहूँगा ये किताब सेक्स को एक बायोलॉजिकल फंक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने की तरह देखती है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसमें प्रैक्टिस लगती है, एक दूसरे को सुनना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, तब जाकर एक खूबसूरत धुन बनती है। ये शरीर और मन की एक दोहरी यात्रा है। हाँ, जिसमें शर्म की कोई जगह नहीं है। अपने पार्टनर की इच्छाओं को समझना, अपने शरीर को जानना और खुलकर बात करना, इन्हीं से खुशहाल सेक्स लाइफ बनती है। यह एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक संदेश है। यह सेक्स को डर या दबाव की जगह से निकालकर आनंद और जुड़ाव की जगह पर रखता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये किताब सिखाती है कि सेक्स शरीर और मन की एक भाषा है, एक संवाद है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी रिश्ते में यह संवाद अधूरा है या है ही नहीं, तो क्या वो रिश्ता कभी अपनी पूरी गहराई और क्षमता तक पहुंच सकता है?